तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरसिंह फैक्ट्स। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ चार्जेस ऑफ जीएसटी चैप्टर को। ठीक है, चार्जेस ऑफ जीएसटी चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना होगा कि एक्सटेंट कमेंसमेंट ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट, यानी कि कब हम लोग जो है वो सीजीएसटी लगाएंगे, एसजीएसटी लगाएंगे, यूटीजीएसटी लगाएंगे या फिर आईजीएसटी लगाएंगे। इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखते हैं। तो अगर आपका स्टेट्स इंडिया में है, ठीक है, और विद इन स्टेट आपका हो रहा है, तो हम लोग सीजीएसटी पे लगाएंगे और एसजीएसटी पे लगाएंगे। ओके, मतलब कि मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आप पंजाब में रहते हैं, एक बंदा झारखंड में रहता है, तो ये दोनों तो अलग अलग स्टेट हो गए। अगर यहाँ का बंदा जो है वो सामान बेच रहा है यहाँ के बंदे को, तो ये दोनों अलग अलग स्टेट में हो गए ना, तो इसको बोला जाता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, ठीक है। इस पे लगता है इस पे लगता है आईजीएसटी। जब दो अलग अलग स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है ना, तो आपका एक ही रेट लगता है, और वो रेट में जो टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, जैसे कि 100 रुपये का सामान था, 18 रुपये का जीएसटी था, 118 का सामान हो गया, तो जो 18 रुपये है ना वो आईजीएसटी में कटेंगे, और उसके बाद जो है वो आईजीएसटी का पैसा सीधा का सीधा किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब मान के चलिए एक इंसान जो है वो बिहार में रहता है, और एक दूसरा इंसान वो भी बिहार में रहता है, दोनों बिहार में, ठीक है, दोनों बिहार में रहते हैं, वो दोनों आपस में सामान को बेच रहे हैं और वो पैसा दे रहा है, तो ये होता है इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। ठीक है, इसमें लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब एक होता है यूनियन टेरिटरी। आपको पता होगा कि हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो और कुछ कुछ यूनियन टेरिटरीज में ना लेजिस्लेचर नहीं बना हुआ है, तो जिसमें लेजिस्लेचर नहीं बना हुआ है ना, उस पर लगता है यूटी जीएसटी, ठीक है, प्लस में आपका लगेगा सीजीएसटी। ठीक, तो ये हो गया आपका सिस्टम कि कहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी लगता है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है, तो आपका यूटीजीएसटी नहीं लग रहा है, आपका नॉर्मल एसजीएसटी और सीजीएसटी लग रहा है। लेकिन जब विदाउट लेजिस्लेचर होता है तो आपका सीजीएसटी लगेगा और यूटीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी नहीं लगेगा। और ये आपका कब लगेगा? जब आप अलग अलग यूनियन टेरिटरी में क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सबसे पहले जो सीजीएसटी होता है ना, वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लगता है। तो इंट्रा का मतलब मैंने बताया एक ही स्टेट के अंदर, और आईजीएसटी होता है वो इंटर पे लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई पे, यानी कि दो दो अलग अलग स्टेट पे आप अगर गुड्स और सर्विसेज को दे रहे हैं इधर से उधर। तो अब कलेक्टेड एंड पेड बाय, कौन कलेक्ट करता है जीएसटी को? तो टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब वो इंसान जो गवर्नमेंट को पैसा देगा। आम इंसान तो देता नहीं है ना, जो इंसान रजिस्टर्ड है वही इंसान ना देगा, क्योंकि सबके पास थोड़ी ना, आप एक कंज्यूमर है, आप थोड़ी ना जाके जीएसटी जमा करते हैं। जो इंसान रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो आप मेरा जाके जरूर देखिएगा, कौन कौन इंसान रजिस्टर्ड हो सकता है और क्या क्या प्रक्रिया है। फिर आगे देखिए सप्लाई आउटसाइड प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, क्या क्या जीएसटी के बाहर है, मतलब उस पर जीएसटी लगता ही नहीं, ऐसा कोई सामान है? तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि जो इंसान दारू नहीं पीता है, तो दारू पे अभी तक जीएसटी नहीं लगा हुआ है, उस पर सरकार जो है वो जिस स्टेट में दारू बिक रहा है उस स्टेट का अलग से टैक्स लगता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसजीएसटी को मिलता है। अब आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ लीवे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15, ये एक चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा, उसमें बताया जाता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि मान के चलिए आप 1000 रुपये का कोई सामान खरीदे, और उसी पे ना हम लोग जीएसटी लगाते हैं, जो भी रेट होगा, 18% का रेट है चाहे 9% का रेट है, तो हम लोग इस पर लगाते हैं ना। तो आखिर ये वाला वैल्यू डिसाइड होता कैसे है? तो जो हमारा जीएसटी का एक्ट है ना, सीजीएसटी का एक्ट, उसका सेक्शन नंबर 15 में बताया गया प्रोसेस कि क्या क्या प्रोसेस है इस वाले वैल्यू को निकालने के लिए जीएसटी पर्पस में। ठीक है, ऐसे क्या होता था कि इंसान लोग क्या करते थे, बोलते थे कि नहीं, सामान जो है वो 900 रुपये का है, गवर्नमेंट को बता देते थे और उस पर 18% का जीएसटी लगा देते थे। तो क्या होता था कि गवर्नमेंट को लगता था कि ठीक है सामान 900 रुपये का है, तो गवर्नमेंट को जीएसटी भी कम मिलता था। तो गवर्नमेंट ने रूल निकाला, और रूल में बताया कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, यानी कि किस मूल्य में हम लोग सामान को बेच रहे हैं, वो कैसे निकाला जाता है। तो एक चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें बताया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। फिर उसके बाद रेट्स, क्या रेट्स होंगे? तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो जीएसटी है उसमें मैक्सिमम रेट जो है ना वो 20% लगेगा सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। ओके, और आईजीएसटी में 40% लगता है। आप जरा एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरह हम लोग, कभी आपने देखा होगा A + B = C, आपने कहीं में कभी ना कभी तो देखा होगा, मतलब
समझ लीजिए कि 2 + 2 = 4 होता है ना, तो रूल है जीएसटी में कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू होता है आईजीएसटी, समझे। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि मान के चलिए पेन है, पेन में लगना चाहिए 18% का जीएसटी, तो ये 18% का मतलब है ना कि वो आईजीएसटी का बात कर रहे हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट होगा 9%, 9%। ये गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, इम्प्लाइड है, मतलब पहले से पता है कि अगर ये 18% है ना, इसको 2 भाग में बांट देना है, ठीक है, कोई भी सामान का। अगर 28% किसी सामान पे जीएसटी लग रहा है तो उसका 2 भाग हो जाएगा, 14%, 14%। तो गवर्नमेंट बोलती है ना कि मैक्सिमम 20% आप जो है वो लगा सकते हैं किसी सामान पे जीएसटी, ठीक है। अभी तक किसी में लगाया नहीं है गवर्नमेंट ने, ठीक है। हाईएस्ट 14% चल रहा है। अब आगे देखिए, सप्लाईज ऑन विच टैक्स वुड बी लीवेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसका मतलब होता है ना विथ इफेक्ट फ्रॉम और नोटिफाइड डेट, मतलब कि ये कुछ सामान का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम लोग पेट्रोल भी बोलते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये सारे जो सामान हैं, इन सामानों पे जीएसटी अभी तक लगा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग इस पे जीएसटी लगाएंगे बाद में, जब मन करेगा तब, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कि जब उनको मन करेगा तो वो जीएसटी इन सारी चीज़ों पे लगा देंगे। क्योंकि आप देखे होंगे जब भी आप पेट्रोल लेते हैं तो उसमें क्या आपको जीएसटी का दिखता है बिल? नहीं दिखता होगा, जनरली नहीं दिखता है। नेचुरल गैस लेते हैं उसमें जीएसटी आपको नहीं दिखता होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अब रिवर्स चार्ज क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए यहाँ से आपको मैं रीड करवा देता हूँ पहले। सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, सप्लाईज ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू स्पेसिफिक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कि मान के चलिए आपने क्या किया, एक सामान, एक एडवोकेट है, ठीक है ना, आप एक एडवोकेट हैं, ठीक, एडवोकेट है मतलब वकील है, ठीक है, वकील है। और ये एक नॉर्मल इंसान, आम इंसान है। एक आम इंसान ने बोला वकील को, सर मैंने मर्डर कर दिया है, आप मुझे सर्विस दीजिए, मुझे जेल से छुड़वाइए। तो इस बंदे ने पैसा दिया होगा और इस बंदे ने सर्विस दिया होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है ना कि भाई तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम जाके गवर्नमेंट को जाके जीएसटी का पैसा पे करो, इसका जिम्मेदारी है। ये कौन था? सर्विस रिसिपिएंट, ठीक है। और ये कौन था? सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस रिसिपिएंट को जब भी जीएसटी पे करना होता है ना गवर्नमेंट को, कि इसको जमा करना है, तो इसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए कि अगर सर्विस प्रोवाइडर को जमा करना रहता तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा मैं बता देता हूँ कि रिवर्स चार्ज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स गवर्नमेंट ने बता रखे हैं। चलिए मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको बताता हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्पॉन्सरशिप का सर्विस दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप मतलब जैसे आपने इंस्टाग्राम में कई लोगों को देखा होगा कि वो कोई क्लॉथ के बारे में बोलते हैं कि ये कपड़ा बढ़िया है, या कोई मोबाइल के बारे में बताते होंगे, जैसे टेक्निकल गुरुजी हो गया। तो कोई भी इंसान अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी वगैरह को या फिर पार्टनरशिप फर्म को बोल रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ। जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम है हर सिंह फैक्ट्स कंपनी, ठीक, हर सिंह फैक्ट्स कंपनी। अब ये कंपनी ने क्या किया, टेक्निकल गुरुजी को बोला, क्या बोला कि भाई तुम मेरा जो एक मोबाइल फ़ोन हम बनाते हैं उसको तुम प्रमोट कर दो। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस इसने इसको दिया है, और बदले में मतलब इसने तो इसको दे दिया स्पॉन्सरशिप का सर्विस, और इस इंसान ने इसको क्या दिया, पैसा दिया। तो ये सर्विस रिसिपिएंट हो गया और ये सर्विस प्रोवाइडर। तो गवर्नमेंट बोलती है ना कि सर्विस रिसिपिएंट को जाके जीएसटी का पैसा जमा करना पड़ेगा। अब जीएसटी इसमें कहाँ दिख रहा है आपको? जैसे कि इस बंदे ने इससे सर्विस ली है तो इसने जो पैसा दिया, मान के चलिए पैसा इसने 10,000 रुपये दिए, ठीक। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसे काम करोगे ना तो इस पर 18% का जीएसटी लगेगा। तो ये 18% का जो जीएसटी अमाउंट होगा क्या होगा, 1800 रुपये होगा। अब ये 1800 रुपये ये हर सिंह फैक्ट्स कंपनी जो है वो गवर्नमेंट जाके देगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज बेसिस। उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कुछ आपने देखा होगा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज होती है, अगर ये इन लोगों को सर्विसेज देंगे ना तो उसको भी रिवर्स चार्ज में हम लोग घुसा देंगे। आगे देखिए, और भी सर्विसेज का नाम मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर लीगल सर्विस हो गया, तो जो भी एडवोकेट है उसने सर्विसेज दी है किसको, बिजनेस एंटिटी को, ठीक है। तो इसको हम लोग बोला जाता है रिवर्स चार्ज। तो जो बिजनेस एंटिटी है ना इसको देना पड़ेगा, मतलब इस साइड जो भी लिखा हुआ है ना इन लोगों को टैक्स जाके गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज बेसिस। फिर कोई आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल क्या होता है ना, जिससे हम लोग
सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी कार्रवाई की जाती है ना, अलग-अलग मैटर्स पे। तो उसी तरह ये ट्रिब्यूनल बने हुए रहते हैं जो कंपनी के मैटर्स को देखते हैं, ठीक है? कि कंपनी में गोलमाल हो रहा है तो उसको देखेंगे ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाले। तो ये अगर सर्विसेज़ दे रहे हैं कोई बिज़नेस एंटिटी को तो वो भी आरसीएम में कवर्ड है। फिर अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है, लोकल अथॉरिटी दे रही है बिज़नेस एंटिटी को सर्विस, ठीक है? किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो है बिज़नेस एंटिटी जाके जमा करेगी जीएसटी को, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट खुद थोड़ी ना जीएसटी जमा करेगी। तो वो सामने वाले को बोलती है तुम जमा करो, इसी को बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, ओके। और देखिए, और भी देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जो है वो किसी पर्सन को जो रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट में उसको सर्विस दे रही है ना, तो इसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज। और इस इंसान को जो है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, इसको देना पड़ेगा जीएसटी गवर्नमेंट को। फिर इसी तरह करके बहुत सारे हैं। डायरेक्टर का सर्विस हो गया, अगर डायरेक्टर ने कंपनी को दिया है तो कंपनी वालों को जमा करना पड़ेगा जीएसटी, ठीक है। आगे देखिए, इस तरह बहुत सारे सर्विसेज हैं। फिर रिकवरी एजेंट का सर्विस अगर दिया है बैंकिंग कंपनी को, तो इस कंपनी को देना पड़ेगा क्या, जीएसटी, ओके। रिकवरी एजेंट का मतलब जैसे कि किसी इंसान ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ओके, पैसा देने में, तो रिकवरी एजेंट हम लोग अपॉइंट करते हैं कि भाई तुम वसूल के लाओ। तो ये हो गया। फिर म्यूजिक कंपोज़र, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, इन लोगों ने अगर दिया है किसी कंपनी को, जैसे कि अरिजीत सिंह ने दिया है टी सीरीज़ को पैसा, ठीक है, कि भैया आप मेरा म्यूज़िक को कंपोज़ करिए, और उसके बाद टी सीरीज़ ने अरिजीत सिंह को पैसा दिया है कि सुनिए आपका म्यूज़िक को हम खरीद रहे हैं और इसको हम लोग किसी भी इंसान को बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया एग्जांपल इसका। फिर ऑथर जो है वो बुक पब्लिश करवाता है, तो ये सब रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। और भी इस तरह बहुत सारे, मैं आपको बस थोड़ा-थोड़ा रीड करवा दे रहा हूँ। जैसे कि ये वाला तो ठीक है। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, ठीक है। इसने दी है बैंक को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को सर्विस, यानी कि जैसे कोई कंपनी होती है ना, इंश्योरेंस बेचती है और एजेंट को हायर करती है कि भाई तुम जाके मेरा इंश्योरेंस बिकवा दो, तो वहाँ पर जो है वो पैसा देना पड़ेगा, जीएसटी का पैसा इन लोगों को, एनबीएफसीज को, ठीक है। फिर अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी है, इन लोगों ने सर्विस दी है आरबीआई को, तो आरबीआई को जाके जीएसटी जमा करना पड़ेगा। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट जो है, उन लोगों ने डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट को दी है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये जो है आपका रिवर्स चार्ज में कवर्ड हो जाएगा। इस तरह करके बहुत सारी सर्विसेज हैं, सबको बताना मुश्किल है, आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंस फैसिलिटेटर ने दिया है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उन लोगों को जमा करना, मतलब इस साइड जो भी लिखा हुआ है ना, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स चार्ज का टॉपिक खत्म हुआ। आगे देखिए, कॉम्पोजिशन लीवे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन लीवे क्या होता है ना, ये एक ऑप्शन दिया गया है स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर को जो पे करते हैं जीएसटी बहुत ही कम रेट पे, ठीक है, उनके टर्नओवर के हिसाब से। इसका एडवांटेज ये है कि लो रेट ऑफ टैक्स रहता है, हसल फ्री होता है, मतलब कि ताम झाम बहुत कम करना रहता है, सिंपल होता है कैलकुलेशन, और वेरी सिंपल इन एनुअल रिटर्न। मतलब एनुअल रिटर्न जैसे नॉर्मल जीएसटी पर्सन को ना बहुत सारा एनुअल रिटर्न फाइल करना रहता है, जीएसटीआर 3B, R1, 2B, 2A, ओके, तो वो सब नहीं फाइल करना रहता है, इसको बस 1-2 ठो करना रहता है। अब आगे देखिए, कॉम्पोजिशन लीवे प्रोवाइड करता है अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2) में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि किस इंसान को जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो मिलता है। देखिए, अगर आपका टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है, ठीक है, इन स्टेट्स में, मतलब फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं, असम, हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जो बच गए हैं ना, वो हो गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। उनके लिए गुड्स में 75 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है, मतलब कि सेल्स है, तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। ये जो कंपोजिशन स्कीम है ना, ये समझ लीजिए कि एक बेनिफिट है। जैसे जो आम इंसान जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है, उसके लिए हम लोग 40 लाख 20 लाख देखते हैं ना, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो कोई इंसान जो होता है ना, वो नहीं चाहता है कि हम ज़्यादा रेट में टैक्स कलेक्ट करें, उसका बिजनेस को अफेक्ट करता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक नया इंसान है, ठीक है, इसने नया एक स्टोर खोला है, तो ये नहीं चाहेगा कि मान के चलिए वो 100 रुपये का सामान बना रहा है तो 18% का जीएसटी दे, ठीक है, क्योंकि अगर वो जीएसटी 18% का देगा तो उसको शुरू में 118 रुपये ये कस्टमर से लेने पड़ेंगे, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। इसलिए कि वो क्या करता है कि 18 रुपये को छोड़ के वो कंपोजिशन स्कीम में चला जाता है, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि अगर वो 75 लाख रुपये तक सेल्स कर रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है उसको, एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के देना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर क्या है ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में और इंटीमेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ठीक है। और जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तो उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से हम लोग मान लेंगे कि आपका रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाइएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, और कुछ बचे हुए स्टेट्स हैं उनके लिए 1.5 करोड़ है,
ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख है और अदर स्टेट्स में 1.5 करोड़ यानी कि 150 लाख। इसको 150 लाख लिख देता हूँ, आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो 150 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। जैसे 151 लाख हो जाएगा या फिर 150 लाख 1 रुपये भी हो जाएगा ना, तो आप कंपोजिशन स्कीम से आउट हो जाएंगे, फिर आपको हाई रेट में टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा कि कंपोजिशन स्कीम क्या है। और इसका डिफिनेशन जिसको लिखना है वो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं शॉर्ट में आराम से। एडवांटेज लिख सकते हैं ये वाला स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। वीडियो को पीछे कर लीजिएगा। आगे देखिए, टर्नओवर फॉर कंपोजिशन लीवे फॉर सर्विसेज, ये गुड्स के लिए था। गुड्स का मतलब सामान, ठीक है, और सर्विसेज का मतलब होता है सर्विस, जो सेवा देते हैं। तो ये 50 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है सर्विस का तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। जैसे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको मन कर रहा है कि अपना प्रैक्टिस खोलें, तो आप जब क्लाइंट को सर्विस दीजिएगा तो पैसा लीजिएगा ना उससे। तो जब आप मान के चलिए समझ लीजिए 10,000 रुपये ले रहे हैं और 18% का जीएसटी दे रहे हैं, तो आपको खलकेगा कि भाई इतना पैसा हम ये कस्टमर से ले रहे हैं वो कहीं और ना चला जाए। तो आप क्या करते हैं, कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं जब तक आप छोटे क्या हैं, सप्लायर हैं, ट्रेडर हैं, ओके। अब आगे देखिए रेट्स, देखिए कितना कम रेट्स होगा, आपको मज़ा आएगा। देखिए रेट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो गुड्स के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो सिर्फ 1% का आपका रेट है, यानी कि CGST में आधा % और SGST में आधा %, ठीक है, टर्नओवर का। रेस्टोरेंट सर्विस में है तो सिर्फ 5% आपका रेट लगेगा, ठीक है। 2.5% CGST, 2.5% SGST, और अदर चीज़ का आप सप्लाई कर रहे हैं तो 1% का, देखिए 1% का कितना कम GST का रेट है। मतलब कि 100 रुपये का सामान खरीदने गए हैं तो मात्र 1 रुपये का GST है, इस टाइप का, ओके। आगे देखिए फॉर सर्विस का केस में 6% का GST का रेट है, 3% CGST, 3% SGST ऑफ टर्नओवर। अब देखिए कंडीशंस फॉर कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस क्या है कंपोजिशन लीवे का, ठीक है। क्या कंडीशंस है, तो जो पर्सन कंपोजिशन ऑप्ट कर रहा है ना वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये दोनों कौन होते हैं। शॉर्ट में बता दूं क्या, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जो कभी कभी बिजनेस करते हैं, पूरा साल भर बिजनेस नहीं करते हैं, और इसका मतलब वही होता है। फिर शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, फिर स्लैश है, यानी कि ये दोनों सबसेक्शन में अगर आप इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है परचेज करना और आउटवर्ड का मतलब होता है सेल करना। तो इनवर्ड सप्लाई करिएगा तो उस पर कंपोजिशन स्कीम वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको तो GST कलेक्ट ही नहीं करना है, ना ही पे करना है। आपको जो है वो इस रेट में आपको आराम से गवर्नमेंट को सिर्फ जाके जमा करना है, ठीक है। उसके बाद आप इंगेज नहीं होने चाहिए नोटिफाइड गुड्स में। नोटिफाइड गुड्स में आप इंगेज नहीं होने चाहिए, इसका मतलब है कि अगर आप इन गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं ना, आइसक्रीम का, पान मसाला का, टबैको का, एरिटेड वाटर, फ्लैश ब्रिक्स, फ्लाई एस एरिटेड फ्लैश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थेन और रूफिंग टाइल्स, तो ये जो सामान के मैंने नाम बताया ना गुड्स का, अगर आप इन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आप जो है कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। फिर अगर आप जो है क्या बोलते हैं ऑप्ट कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम, तो ध्यान रखिएगा कि आपको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो है वो आपको लिख के रखना पड़ेगा। जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है ना, आप जहाँ भी बिजनेस कर रहे हैं उसके बाहर में आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका ये स्टोर है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक। आगे देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि कौन नॉट एलिजिबल है, कौन नॉट एलिजिबल है टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जो गुड्स का सप्लाई है, ये लोग जो है ना वो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। पहला, जो इंसान जो है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। दूसरा, जो इंसान आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है लेकिन इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे। उसके बाद जो इंसान 52 सेक्शन 52 में TCS कलेक्ट कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर से, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह जो ऑनलाइन शॉपिंग करवाता है। फिर अगर आप इन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरर हैं, आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरिटेड वाटर, फ्लैश ब्रिक्स, फ्लैश एरिटेड, ठीक है, उसके बाद फ्लैश ब्लॉक्स, ब्रिक्स, ये जो मैंने पीछे बताया था, अगर आप इन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरर हैं तो भाई आप तो ऐसे ही बाहर हो गए, आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। फिर आप फ़ायदा नहीं उठा पाएगा 1%, 5%, 3% रेट का, ठीक है। फिर अगर आप जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी नहीं मज़ा ले पाइएगा। और सेम का सेम कंडीशन इसमें भी है, ओके। सर्विसेज के केस में कि अगर आप सर्विसेज का सप्लायर हैं तो अगर आप ये सब काम करते हैं, मतलब कि इंटर स्टेट सप्लाई करिएगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करिएगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब पता है ना आपको, मैंने बताया है। जैसे कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, लीगल सर्विसेज वगैरह, तो किसी में GST नहीं लगता है। आप दारू बेच रहे हैं उसमें GST नहीं लगता है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप TCS कलेक्ट कर रहे हैं तो भी आपको GST
नहीं लगेगा, सॉरी जीएसटी तो लगेगा, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आप नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन कंडीशंस में आते हैं तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप ये लिख दीजिएगा, ओके। लेकिन एक एक्सेप्शन है। पहले क्या होता था ना कि जो इंसान सामान बेच रहा है वो गुड्स जो है वो नहीं बेच सकता था। अब एक रूल आ गया है कि आप जो है ना 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर का मतलब मान मान के चलिए 200 लाख का मेरा टर्नओवर है, ठीक। 200 लाख का टर्नओवर है, इसका 10% क्या होगा, 20 लाख होगा। और 5 लाख, इन दोनों में से जो भी आपका हायर है, हायर इन दोनों में से कौन है, 20 लाख। तो आप 20 लाख का सर्विसेज भी दे सकते हैं सामान के साथ। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, अगर आप सामान बेच रहे हैं, मान के चलिए 40 लाख रुपए का आप सामान बेच चुके हैं पूरे साल में, तो आप सर्विस नहीं बेच सकते हैं। या तो आप सामान बेचिए या तो आप सर्विस बेचिए। अगर आपको सर्विस पहले बेचना था ना, तो सिर्फ रेस्टोरेंट का सर्विस, ठीक है। पहले रेस्टोरेंट का सर्विस सिर्फ बेच सकते थे। मतलब कि आपने होटल खोला, होटल में आप रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं और कुछ सामान भी बेच रहे हैं, तो वो चलता था। लेकिन फिर लोगों ने आवाज़ उठाया, आवाज़ उठाने के बाद ये वाला रूल आया कि आप 5 लाख या फिर 10% ऑफ टर्नओवर जो है इतना सामान बेच सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपका हायर होगा, ओके। तो 20 लाख हायर था, तो आप 40 लाख का सामान बेचिए और 20 लाख का सर्विस तक आप बेच सकते हैं। उसके बाद आप नहीं बेच सकते कंपोजिशन स्कीम में। तो इसके बाद हमारा चैप्टर शायद खत्म हो चुका है। अदर पॉइंट्स बोला है, बिल ऑफ सप्लाई शैल बी इशूड इंस्टीड ऑफ टैक्स इनवॉइस। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है ना, तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है कस्टमर को, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, ओके। टैक्स शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है लोगों से, आपको जाके देना है टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। शॉर्ट में बता दूं कि एक रिफंड है। फिर कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। आरसीएम में अगर आप दे रहे हैं तो कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलेगा। फिर कंपोजिशन स्कीम इफ अवेल्ड शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन। तो आपके पास सेम पैन होना चाहिए, जितना भी आप रजिस्टर्ड पैन है आपके पास, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आप दुकान खोल के बैठे हैं तो वहाँ सेम पैन होना चाहिए। फिर पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगर आप कुछ मतलब गोलमाल करके कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं ताकि आपको कम टैक्स पे करना पड़े, तो आप जो है पेनल्टी के लिए भुगतान है, मतलब आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन के टाइप के आते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और लाइक किए बिना तो नहीं जाइएगा। लो मैं दिल बना देता हूँ आपके लिए। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय।